जय हिंद मेरे साथियों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। यहाँ हम आ गए हैं फिर से हमारा नेक्स्ट वीडियो सेल का लेकर, और आई होप आप लोग इस सीरीज को बड़ा एंजॉय कर रहे होगे, बड़े मजे के साथ देख रहे होगे। तो हम लोगों ने, जैसा कि आपको मालूम है, जो हम लोग फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए वो बैच चला रहे हैं, जो फाउंडेशन क्लास है, इसको कोई भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं फाउंडेशन बच्चे ही। आपका जो टॉपिक है क्लास 8 तो 9 में भी और एनडीए सीडीएस में भी भर भर के सेल टॉपिक से हमारा आता है। फिलहाल आप अपने वीडियो देख लेते हो तो फिलहाल हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है कोई भी और कहीं से देखने का। मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं हमारी क्लासेस पर तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और इससे क्या हो, अच्छे से नोट बना सकें। सो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो विद द ब्यूटीफुल बेब। ओके, चलो देखो। तो अभी तक हम लोगों ने देख चुके हैं, हमारे जो 3 वीडियो 2 वीडियोस हमने एटलीस्ट देख चुके हैं सेल के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ऑस्मोसिस देखा था। कैसे हमने देखा था कि सर्दियों के बरसात के टाइम पे हमारे जो जितने सारे जो गेट वगैरह होते हैं घर के, लकड़ी के गेट होते हैं, वो फूल क्यों जाते हैं? ड्यू टू द ऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस? एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस? कौन सा था? एंडो ऑस्मोसिस। की वजह से क्या होता है, पानी अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगी उसकी। तो जैसे और भी देखा था, बादाम जो होता है हमारा, जो बादाम को आप रात में भिगो के डाल देते हैं तो वो सुबह टाइम इतना फूल जाता है, क्यों? उसमें क्या होता है, हमारा एंडो ऑस्मोसिस। तो ये सारी कहानी हम लोग देख चुके थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर डाउट थे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। एक चीज, अगर फाउंडेशन स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो जरूर कमेंट में मुझे प्रेजेंट लगा के बोल दिया करें कि मैं ये, मेरा नाम ये सर, थैंक यू सर, जो भी आपको बोलना है अपनी प्रेजेंस जरूर लगाएगा, प्रेजेंट सर, तो ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कौन कौन वीडियो देखना है। चलो आ जाओ। हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियोस में ऑस्मोसिस प्रोसेस की एप्लीकेशन पढ़ ली थी। अब दूसरा प्रोसेस पढ़ रहे थे हम लोग, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। देखो क्या है इसका, a spontaneous movement of the molecules from region of higher concentration to lower concentration। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। देखो ध्यान सुनो, मतलब क्या है इसका, ये तो डेफिनेशन है, लिख लो आराम से, समझना है फिर है क्या। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब क्या? देखो अभी हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, केवल वाटर का। इसमें तीनों चीज का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो लिक्विड तो आपको जो आपका सॉलिड है, सॉलिड का तो आपको मालूम होगा कि सॉलिड क्या है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बट एक जगह स्टेबल रहता है, क्योंकि वो सॉलिड ज्यादा है मॉलिक्यूल्स उसके, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें हार्ड होता है। बट लिक्विड जो हमारा होता है और गैस जो होता है, ये मूवमेंट ज्यादा होता है। तो ये पहले याद रखना है, डिफ्यूजन हमारा किसी में भी हो सकता है, तीनों में, जो हमारा होता है गैस, लिक्विड, ये सॉलिड में। अगर मैं बात करूं ऑस्मोसिस प्रोसेस, सेम वो वैसे ही है, इसकी भी डेफिनेशन सेम टू सेम, बस याद रखना ये तीनों में होती है, वो केवल वाटर में अकेला होता है। ठीक है। अब रेट ऑफ अगर डिफ्यूजन की बात करूं तो गैस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में फिर सॉलिड में सबसे कम। अब एक्चुअल में है क्या, देखो थोड़ा विजुअलाइज करो, मैं विजुअलाइज कराता हूँ, टेंशन मत करो। जैसे सपोज मानो आप किसी पार्टी वार्टी में जाते हो तो क्या करते हो, बढ़िया फॉग वॉग लगा के जाते हो कि नहीं जाते हो? फॉग लगाओगे, फिर बढ़िया पार्टी में देखो, अरे तेरी कौन सी फॉग लगाया है, कौन सा तूने परफ्यूम लगाई है, पूछते हैं ना फ्रेंड्स। तो जब आप फॉग लगाते हो तो फॉग में जो रहता है, जो अंदर जो कंसंट्रेटेड लिक्विड भरा रहता है, फिर आप जब उसको स्प्रे करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स हाई, देखो अंदर एकदम प्रेशर ठूस ठूस के भरा था उसमें, तो मॉलिक्यूल्स अंदर आपस में लड़ रहे थे, तो वो क्या, जब आपस में मॉलिक्यूल्स लड़ रहे थे तो आपने उसको स्प्रे करके निकाला, तो लिक्विड वो जो है गैस में कन्वर्ट होकर निकलेगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आया कि नहीं, मतलब हाई कंसंट्रेशन बॉक्स जो डब्बा रहता है उसका, जो बॉटल रहती है, उसमें हाई कंसंट्रेशन था मॉलिक्यूल का, और वो हाई से लो की ओर भागा, तो इसलिए क्या होगा, स्प्रे फिर वो क्या है, हाई से जब लो जाएंगे तो पूरे में बिखर जाएंगे और गैस में पूरा बन के फैल जाएंगे। इसलिए हमें इस जो हमारा होता है, जो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस से जो स्मेल आती है, जो खुशबू आती है हमें, जो फॉग वगैरह की, वो रीजन क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस से, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन एकदम हम ठूस के भर देते हैं। जस्ट सिलेंडर देख लो, सिलेंडर में जब हम एलपीजी को जब ठूस ठूस के भर देते हैं ना, तो हमारा सिलेंडर क्या है, उसमें बहुत सारी गैस इतने सिलेंडर में बन जाती है, 15 लीटर गैस लगभग, अपन लोग 14 लीटर गैस भर देते हैं उसमें। फिर जब अगर आप उसका ओपन कर दो रेगुलेटर, तो क्या होगा, पूरी गैस निकलेगी बाहर के नहीं, और पूरे में फैल जाएगी इन्वायरमेंट में, मतलब जितना भी एरिया होगा तो उसमें स्मेल भी आएगी। तो वो याद रखना, वो सारी डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। एक और एग्जांपल देख लो, अगरबत्ती तो लगाते हो कि नहीं, एक कोने में हम मच्छर की हो या भगवान को लगाने वाली हो, देखो वही बात हो गई। अब भगवान को लगाते हो तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, मच्छर को लगाते हैं तो भगाने के लिए करते हैं। तो फिलहाल दोनों के लिए क्या यूज वही है, प्रोसेस डिफ्यूजन, क्योंकि देखो अगरबत्ती हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉलिड टाइप की होती है, जब हम उसमें आग लगा दें तो वो लिक्विड गैस में चेंज हो जाती है, और वो सॉलिड से हाई कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स होता है मूव कर जाता है पूरे एनवायरनमेंट में, और पूरे एनवायरनमेंट में एक कोने में अगर आपने अगरबत्ती लगाई ना, हमें दूसरे कोने तक उसकी स्मेल आएगी, या आपने मच्छर की अगरबत्ती लगाई तो दूसरे में आपको स्मेल आएगी। रीजन क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस।
जो पार्टिकल थे ना वो देखो हमारी पूरी अगरबत्ती में अच्छे ठूस ठूस के भरे थे, हमने जब उसको जलाएंगे तो वो गैस बन के सारे में फैल जाएंगे। इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस सारी चीज़ों में होती है सॉलिड लिक्विड गैस में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड कर लेना, वीडियो देख लेना अच्छे से। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने बता दिया, गैस में ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। आगे देखो, इट इज शोड बाय द स्मॉल साइज सब्सटेंस। ठीक है, याद रखना। ये अगर मैं बात करूं किस फॉर्म में ये दिखता है, शोड का मतलब क्या है, किस फॉर्म में, अगर मैं आपको दिखाऊं किस फॉर्म में ये होती हैं, तो याद रखना एग्जांपल देखो, आयंस के फॉर्म में होते हैं ये, और आयंस तो पता है ना, कैटाइन एनाइंस। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में CO2 के H2 और O2, इसके फॉर्म में ये क्या हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस मूव आउट करती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस याद रखना, मॉलिक्यूल आयंस हो गया CO2 H2O O2। अब इसकी बात करूं, अगला पॉइंट देखो, CO2 लीव्स सेल थ्रू द डिफ्यूजन, जिसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। आप जो सांस लेते हो ना, सांस लेते हो, सांस में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर गई और लंग्स से होती हुई हमारे कहाँ जाएगी, सेल तक पहुंचेगी। सेल से कन्वर्ट होने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो जाती है हमारी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये भी हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होती है। मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस ही है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो आप करते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पता है ना। तो याद रखना, जब भी कोई पूछे डिफ्यूजन जो आपकी प्रोसेस है वो कहाँ होती है, तो रेस्पिरेशन में जो आप ले रहे हो वो भी एक हमारी कैसी है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। आगे आ जाओ, ये तो हो गई हमारी दोनों प्रोसेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया है। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना नहीं था, केवल उसमें जो बताना था, तो मुझे बस वही चीज पॉइंट थी, आपको बस रीड करना है बस के अलावा। सेल वॉल आ जाओ, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट है ये, पॉजिटिव वी का मतलब प्रेजेंट होता है, साइन याद रखना, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल किसमें, प्लांट सेल में ही होती है, अकेली अकेली हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होती है सेल वॉल, हमारी सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, ऑब्वियसली बात है, क्या है आपको पता है ना, ये कैसे हेक्सागोनल टाइप होती है ऐसी, तो ये सेल क्या करती है, शेप भी डिटरमाइन करती है सेल का, तो ये पॉइंट भी लिखना है आपको। फ्रीली परमिएबल, अब ये फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है, मतलब इसमें देखो कोई भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ना सिलेक्टिव परमिएबल है, सारा इसमें कोई वाटर हो मॉलिक्यूल्स हो अंदर बाहर आ जा सकती है, क्योंकि ये परमिएबल है, सारी चीजों को परमिएबल बताया था ना, सारी चीजों को चाहे सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो एंटर आउट दोनों को कर देगी। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हाँ ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, अच्छे से याद रखना। सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है, याद रखना, सेल वॉल हमारे, मैंने पीछे भी डायग्राम में बताया था, सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का, याद रखना। तो हमारा सेल्यूलोज से बनी होती है हमारी सेल वॉल प्लांट की, और सेल्यूलोज किससे बना है, हमारा कार्बोहाइड्रेट से। आगे देखो, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल, ऑब्वियसली बात है, आप पेड़ को देखो कितना धूप में, सर्दी में, बरसात में खड़ा रहता है, रीजन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ देती है, उसको ताकत देती है सेल वॉल। प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मतलब वही स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब देखो, न्यूक्लियस देखो, अब न्यूक्लियस तो पता है ना कहाँ है हमारा, आपको अगर मैं न्यूक्लियस की बात बताऊं तो वही हो गया, सेल के बीच में जो पाया जाता है ना वो न्यूक्लियस कहलाता है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, देखना अच्छे से। तो एक बार न्यूक्लियस का डायग्राम जो था वो खोल लो आराम से, जल्दी खोल लो, क्योंकि आपको रिवाइज कराने के लिए वहां पे जरूरी आएगा, अगर याद नहीं होगा तो, याद किया होगा तो अच्छे से बनेगा, बट एक बार सुन लो। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, आपकी बुक में भी अच्छे से देख लेना। दूसरा पॉइंट, सेल्यूलर कंपोनेंट, बात करूं मैं सेल्यूलर कंपोनेंट का, बात क्या है, मतलब सेल का कंपोनेंट है, सेल का पार्ट है, वही ना। अगर मैं बात करूं सेल्यूलर, सेल का ही तो पार्ट है ये न्यूक्लियस, किसका पार्ट है, ऑब्वियसली इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल, सो यू शुड हैव टू रिमाइंड दैट न्यूक्लियस इज आल्सो द सेल्यूलर कंपोनेंट। नाउ वेयर इज इट लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन सेंट्रली पार्ट, और सेंट्रली लोकेटेड, सो कीप इन माइंड दैट इट इज आल्सो लोकेटेड इन सेंटर, बीच में होता है, तो जैसे कि ये डायग्राम है, बीच में होता है, सेंट्रली लोकेटेड है, वो बात अलग है, हमारा प्लांट सेल का थोड़ा सा पेरिफेरल होता है। आगे देखो, लार्ज इन साइज लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, याद रखना, साइज में सबसे ज्यादा लार्ज होता है और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन आपसे आप पूछे, सेल जो हमारा, माइक हाँ चल रहा है, सेल जो हमारा होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो आप कह देना हमारा न्यूक्लियर, क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छे से याद रखना, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा यही होता है। अगला देखो, ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन कहलाती है, ये भी हाईलाइट कर लेना पॉइंट, क्यों, न्यूक्लियस में ही सारे वो होते हैं, हमारे डीएनए वगैरह पाया जाता है, तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आगे देखो, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल नहीं, दो मेम्ब्रेन होती है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, तो अच्छे से याद रख लेना। अब देखो,
आपको पता होगा न्यूक्लियस हमारा सिंगल नहीं, क्या क्या होता है उसमें, एक बार मैच आउट कर लो, खोल लो न्यूक्लियस जल्दी। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है हमारा, उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और क्रोमो हमारा, और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन फाइबर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, आप यही इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म मालूम है ना, मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्मा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंटेंट जो भरा था, जो द्रव भरा था, मैंने बताया था ना, जो हमारा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो ये लिक्विड टाइप का भरा है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म, मैंने बताया ना, प्लाज्मा का मतलब ही होता है क्या, लिक्विड। तो ये लिक्विड है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड है। देखो 720 में देखना, जब क्लियर होगा, फॉन्ट छोटी है, बाद में मत कहना सर समझ में नहीं आता, 360 में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो क्लियर एचडी में देखना ज्यादातर हो सके। 7 पूरा 1080 में डला है, आप चाहो 1080 में भी देख सकते हो, स्लो लगे तो फास्ट देख सकते हो, 1.25 की स्पीड में स्पीड में। ओके ना, न्यूक्लियोप्लाज्म देखो दो टाइप का होता है हमारा, प्लाज्मा मैंने बता दिया क्या होता है, लिक्विड। एक तो हो गया न्यूक्लियोप्लस, एक दूसरा होता है क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो अच्छे से देखो, न्यूक्लियोलस आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो एक बार देख लो। देखो मानो हमारी ये सेल है, देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, बड़ा सी सेल हो गई, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा बड़ा ही न्यूक्लियस बनाऊंगा, आपको समझ में आया, ये हो गया न्यूक्लियस। एक बड़ा सा पॉइंट बनाया था मैंने, ये क्या बोला था मैंने, ये क्या बोला था, न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस, देख लेना न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर जो कंटेंट भरा था, ठीक है, और जो मैंने लाइक दिस स्ट्रक्चर बताया था, धागे के जैसे ऐसे मैंने कुछ बनाया था, ये क्रोमेटिन मटेरियल, याद है ना, इसी को लेते हैं हम लोग। तो दो पार्ट में बताया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है ना हमारा, ये पॉइंट न्यूक्लियोलस किससे बना है, देखो, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। तो याद रखना न्यूक्लियोलस जो हमारा ये जो पॉइंट है वो किससे बना है, प्रोटीन आरएनए से। इट फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर राइबोसोम। और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो हमारा न्यूक्लियोलस है, ये जो न्यूक्लियोलस है, ये राइबोसोम को भी बनाता है, राइबोसोम का, इसलिए इसको क्या कहा गया है, देखो क्या लिखा है, इट फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर। ये सेंटर है किसका, प्रोटीन बनाने वाली चीज का। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। अभी पढ़ेंगे आगे हम, क्योंकि राइबोसोम हमारी बॉडी में है कि इसी की वजह से प्रोटीन बनता है आपकी बॉडी में। अगर सेल में राइबोसोम नहीं होगा तो आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं बन सकता। तो याद रखना, ये हमारा जो है राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर है। अच्छे से इसको हाईलाइट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है, जैसे नोट बनी है वैसे ही बनाना, स्लाइड बाई स्लाइड। दूसरा जो क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल पता है ना, जो थ्रेड ये अंदर होता है, मान लो ये सेल मैंने बनाई, देखो सेल के अंदर जो थ्रेड धागेनुमा स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन फाइबर कहलाता है। ये मैंने पेन चला दिया, क्रोमेटिन मटेरियल, एम मतलब मटेरियल, ठीक है ना। अब इसके बारे में डिस्कवरी किसने की थी, फ्लेमिंग, डिस्कवरी फ्लेमिंग थे। फिर ये कैसा थ्रेड, इट इज, देखो मैं शॉर्ट में लिखूँ थ्रेड लाइक, तो यही मतलब है, आपको जब लिखो ना, नोट डाउन करो कहीं पे भी देखो, या क्वेश्चन इसके बारे में, तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो लिखना इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड धागे की जैसे समझना है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। या अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाईलाइट कर लेना अच्छे से, याद रखना। अब क्या होता है जब सेल डिवाइड होती है, ये सेल जब टूटती है 1 से 2 में, अब सेल कब टूटती है, मान लो एक सेल है और वो 1 से 2 में टूट रही है, ऐसे ही, ठीक है। एक सेल जब क्या होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के दौरान जब सेल टूटती है, क्रोमेटिन मटेरियल, इसके अंदर जो क्रोमेटिन होता है, ये जो क्रोमेटिन होता है, गेट ऑर्गेनाइज टू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है। अब इधर आ जाओ ऊपर, देखो मान लो क्रोमेटिन मटेरियल है हमारा अंदर, ये थ्रेड धागे जैसे मैंने निकाल लिए, और जब इसका डिवीजन होता है सेल का, इस सेल का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो अपने आप को ये किस फॉर्म में बना लेता है, क्रोमोसोम में। किसमें, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, कुछ नहीं है, ये बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर का एक धागा उठा के रख लो, ये एक धागा ले लो, और इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा, स्ट्रक्चर इस तरीके का। बात समझ में आ रही कि नहीं, गौर से देखना वीडियो, बाद में मत कहना कि सर नहीं आया समझ में, मैं फिर बार बार नहीं समझाऊंगा, एक ही बार समझाऊंगा, फिर आपको वीडियो रिमाइंड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, क्रोमेटिन फाइबर कब होता है, जब ये सेल डिवाइड नहीं होती, और जब सेल डिवाइड होने लगती है तो क्रोमेटिन मटेरियल चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम, मतलब सिंगल बोले यार, बहुत सारे क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं तो क्रोमेटिन मटेरियल, और एक धागा उठा के रख दो, और जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, वो कहलाता है क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि नहीं, ऑब्वियसली सर क्यों नहीं होगी, इतनी आसानी बताया आपने तो होनी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ठीक है, ये बेटा, ओके, चलो आज इधर आ जाओ। अब ये स्लाइड आ जाती है हमारी, तो मैंने ये आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्रोमेटिन चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में सेल डिवीजन के द्वारा।
अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा। ये जो एक तो इसका पार्ट होता है, दो इसके लेग होते हैं, मान लो लेग के जैसे, एक छोटा एक बड़ा। छोटे वाले पार्ट को क्रोमेटाइड बोलते हैं, इसको भी क्रोमेटाइड बोलते हैं। ये बड़ा ये छोटा है, ये छोटा है बड़ा। और बीच वाले पार्ट जिससे कनेक्ट रहते हैं इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। याद रख लेना, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है क्रोमेटाइड, ये वाले दोनों पार्ट कहलाएंगे, और ये सेंट्रोमियर। ठीक है, छोटे बड़े बाद में देख लेंगे। अब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस क्रोमोसोम के बारे में, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, विजुअल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। थ्रेड की धागेनुमा संरचना है, वही बताई थी मैंने बात, और जब भी दिखेगा तब सेल डिवाइड हो चुकी होगी। ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट देखो, मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बना है? दो चीज से, डीएनए एंड प्रोटीन। अब ध्यान रखना, क्रोमोसोम हमारी दो चीज से मिलकर अंदर जा रहे हैं। अभी हम देखो, अभी हमने क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल की बात की। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल को एक धागा निकाल लिया तो वो क्रोमोसोम कहलाए। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? तो मैं पूछूं, कोई भी पूछे क्रोमोसोम किससे, तो डीएनए और हमारा प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे? डीएनए प्रोटीन। तो डीएनए हमारा क्या है? डीएनए पता है ना, कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए में ही सारी हमारी जेनेटिक मटेरियल होती है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपके पापा या मम्मी की ब्लू आइस है या ग्रीन आइस है किसी मम्मी के पापा, तो आपकी भी हो सकती है। क्यों? डीएनए में जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पापा से या मम्मी से ट्रांसफर कर देती है अपने बच्चों में। किसके द्वारा? जेनेटिक मटेरियल है किसमें? डीएनए में। तो याद रखना। और प्रोटीन इसमें जो होता है वो स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम दो पॉइंट से मिलकर बनता है, एक तो डीएनए हमारा, एक प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन। ओके, आगे जाओ, आगे आ जाओ। डीएनए जो हमारा है वो कंसिस्ट ऑफ द जीन। डीएनए किससे मिलकर बना है? अब वो भी देखो, अंदर जा रहे हैं हम लोग। डीएनए भी हमारा मिलकर बना है। अगर डीएनए को तोड़ोगे ना आप, तो डीएनए कुछ नहीं है, डीएनए बहुत सारे जीन के मिल से बना है। बहुत सारे जीन आपस में मिलकर डीएनए बना देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैंने बताया ना, डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन। अभी बताऊंगा कि पूरा एक बार रिकॉल करा दूंगा, अभी सुनते जाओ। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए। प्रोटीन से, प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन। अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए क्या है? तो डीएनए कुछ नहीं है, बना है बहुत सारे जीन से। बहुत सारे जीन आपस में मिलते हैं तो डीएनए बना देते हैं। इसी से सेगमेंटल फंक्शन बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन। ध्यान रखना, अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, आपको बोलना है जीन। मतलब फंक्शन का मतलब क्या हुआ? डीएनए का काम करने का जो काम करता है ना, ये सबसे छोटी इकाई वही बोल लो, यूनिट बोल लो कि सबसे छोटी, अगर आपकी सेगमेंट क्या है, फंक्शनल काम करने वाले छोटी यूनिट क्या है, तो वो जीन ही है। जीन ही रहता है। बहुत सारे जीन आपस में मिलेंगे, जैसे एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार आपस में मिलकर क्या करेंगे? वो डीएनए बना देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये INFO इंफॉर्मेशन लिखा है, ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बाय जनरेशन। अब जो कोई बताया मैंने, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मान लो मैंने कहा आपके पापा की आइस ब्लू है, और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं? जीन की इंफॉर्मेशन है। जीन मतलब जेनेटिक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए में है। एक जीन क्या, देखो जीन का मतलब होता है स्पेशल कोई कैरेक्टर लिया होगा। जैसे मान लो आपकी मम्मी का व्हाइट कलर है, ठीक है, और आपके पापा की ब्लू आइस है, तो पापा की ब्लू आइस ले लेगा वो जीन, एक जीन हो गया। जैसे मान लो एक जीन ये है, ये पापा की ब्लू आइस ले ली इसने, और एक ये जीन है, इसने मम्मी का क्या ले लिया? व्हाइट कलर, जो आपकी स्किन कराएगा। ये दोनों आप में ट्रांसफर कर देगा ये, और ये दोनों जीन है, ये जीन जीन और जीन जब आपस में मिलते हैं तो उसको डीएनए कहलाता है, और डीएनए जाएगा आपकी बॉडी में, और ऐसे करके क्या हो जाएगा? आप भी उसी कलर के, आपकी ब्लू आइस, और क्या हो जाएगा? व्हाइट स्किन हो जाएगी। तो याद रखना, इसलिए लिखा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। तो एक से दूसरी जनरेशन में ऐसे ट्रांसफर होता रहता है। अक्सर आपने देखा होगा, ज्यादातर ऐसा होता है, मम्मी यहाँ का अगर कलर फेयर है तो बच्चे का भी कलर फेयर होगा, क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है। आगे देखो, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। याद रखना, जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे डीएनए का डायग्राम अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप ये समझ लो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए। तो डीएनए का अगर बनाना है डायग्राम डीएनए, तो ऐसे होता है डीएनए डबल, एक हेलिक्स, हेलिक्स मतलब घुमावदार चीज, दूसरा हेलिक्स। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक हेलिकल दो हेलिकल। तो ये किसने खोजे थे? वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे हु डिस्कवर्ड द डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। नाउ लास्ट, डीएनए इज पॉलीमर। डीएनए याद रखना, मोनोमर पॉलीमर पढ़ा है ना, तो डीएनए हमारा पॉलीमर है, मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड चेन, और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुन लेना। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पॉलीमर मोनोमर। ठीक है, अच्छा आगे चलो। तो ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में, जो मैंने इतने पॉइंट बनाए। आई होप आपको समझ में आए, नहीं आए हो तो बैक फिर से वीडियो करके आराम से देखो। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा साइटोप्लाज्म के बारे में। इजी है, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। साइटोप्लाज्म तो मालूम है ना क्या है। अगर मैं सेल की बात करूं, यहीं बना लेता हूं, देखो तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये न्यूक्लियस हमारी, ये जो भरा है बीच में कंटेंट लिपिड, इसको ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं, पता है ना।
साइटोप्लाज्म, तो उसके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। किसके बीच में है हमारा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस तो लिखा है वही, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एनवलप या न्यूक्लियर एनवलप। और 70 से 75 वाटर होता है इसमें, वाटर परसेंटेज होता है, रेस्ट सॉल्ट होता है और अदर कंपाउंड वगैरह और भी रहती है चीजें। तो ये बेसिक सी चीजें आपको लिखना है इसमें। अब आ जाओ वैक्यूल, वैक्यूल तो मालूम है ना, वैक्यूल क्या होते हैं। तो वैक्यूल के हम इसमें छोटे छोटे ऐसे वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें, ऐसे एनिमल प्लांट, प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल में बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो पहला लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड है ओनली वन मेम्ब्रेन। अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड को मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कहने का, अगर मैं इसके डायग्राम बनाऊं तो ऐसे घिरा हुआ होता है, इसके अंदर कंटेंट भरा होता है। अगर दिखाई नहीं रहा होगा आपको, कैसे दिखेगा, ये मान लो ये अपना क्या है, एक वैक्यूल है, और वैक्यूल एक सिंगल ही एक ऊपर लेयर होती है बाउंड, उसके अंदर जो भी भरा रहता है, क्या क्या भरा रहता है मैंने बताया ना, सॉल्ट वगैरह, वाटर वगैरह। तो ये सिंगल लेयर का होता है, इसलिए लिखा है मैंने क्या है, ओनली वन मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। इसमें आगे देखो एनिमल और वैक्यूल की, एनिमल में और प्लांट वैक्यूल दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले एनिमल में छोटे छोटे स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होती हैं, टेम्पररी टाइम के लिए होते हैं, फिर मिटती हैं, बनती हैं, मिटती हैं, बनती हैं। दूसरा स्टोर ग्लूकोज, ये क्या हमारे एनिमल्स में क्या करते हैं, ये हेल्प क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज आया ये स्टोर कर लेता है। फिर ग्लाइकोजन प्रोटीन, और ग्लाइकोजन प्रोटीन भी रहता है इसमें। मैनी वैक्यूल इन एनिमल, और वही बताया मैंने, कई सारे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल में, हमारी बॉडी में कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, तो ये आपको पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। और छोटे छोटे होते हैं, कई सारे वैक्यूल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब प्लांट में देखो वन लार्ज वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, पता है ना, देखो बड़ा सा 90 से 90% भाग कवर करके रखता है, और ये परमानेंट होते हैं। स्टोर सेल शेप, अब शेल शेप का मतलब समझना, ये जो प्लांट का मैंने बनाया था ऐसे डायग्राम, आई होप आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देखना, ये जो ऐसे करके इसमें जो भरा रहता है ये कंटेंट किसना, वैक्यूल में, इसको शेप बोलते हैं। शेप का मतलब क्या है, शेप उसकी एक्चुअल कंपार्टमेंट को बोला है जो उसमें लिक्विड भरा है, और उसमें अमीनो एसिड रहता है, शुगर रहता है, वाटर रहता है। याद रखना वही 90 से 95% उस शेप में क्या रहेगा, लिक्विड में क्या रहेगा, 90 से 90% वाटर, फिर अमीनो एसिड, शुगर और H2O रहेगा। आगे देखो ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, वही बताया 90% भाग कवर करके रखता है। प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी, और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रेंथ देता है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये हमारे प्लांट वैक्यूल के। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट में ये स्लाइड में, तो आपको याद रखना है, सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लास्ट को दोनों को मिलाकर, क्यों, कौन सा, सेल ऑर्गेनेल हमारी जितनी अंदर है सेल की, और साइटोप्लास्ट का हो गया, दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। याद रखना फिर से, सेल ऑर्गेनेल जितनी अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जो भी, और इसके अंदर साइटोप्लास्ट जो है, दोनों को मिलाकर एक टर्म दिया गया है प्रोटोप्लास्ट, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे, ये तो हो गई हमारी दूसरी स्लाइड, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अब देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बिना देरी के, नो बकवास, नो टाइम पास, नो ड्रामा, डायरेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा स्लाइड बड़ी है तो टाइम ना लगे, इसलिए जल्दी खत्म करेंगे, और बस देखते जाना चुपचाप आराम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यहाँ समझ लो। अगर वहां तुम लोगों ने डायग्राम अच्छे नहीं बनाया था, यहाँ पे अच्छे से देख लो, जगह कहाँ है, ठीक है, यहीं देख लेते हैं। देखो ये मान लो हमारी सेल है, ठीक है, पता है फिलहाल आपको, मुझे मालूम है, बोलो नहीं, इधर देखो। अब मैंने ऐसे बनाया था, ये हमारी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से मैंने बनाया था, ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे 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 लाइक दिस स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और दूसरा ये ऐसे ऐसे बनाए थे, दो टाइप की बनाई थी मैंने, एक तो होती स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती रफ। तो स्मूथ में तो कुछ नहीं रहता, लेकिन रफ वाले में ऐसे ऊपर क्या रहते हैं, राइबोसोम्स लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये रफ क्यों होते हैं, अगर हम हाथ फेरेंगे इस पर रफनेस लगेगी हमारी इस पर, और ये क्या स्मूथ रहते हैं, तो इस तरीके से रहता है। अब देखो, अब बात पढ़ते हैं, आगे से कहानी चलती है, पता चल जाएगा आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड टू गोल्गी बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप कैसे देखो यहाँ पे सुनना, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्म, ER लिखे दे रहा हूं मैं, ER रफ ER, और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। और यहाँ पे हमारी गोल्जी बॉडी है ऐसे। अब याद रखना यार, छोटा छोटा हो रहा है क्या, समझ में आ जाएगा, बट सुनते जाओ। ये गोल्जी बॉडी है, GB गोल्जी बॉडी, ठीक है। याद रखना हमारा जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लिपिड बनाता है, L से लिपिड। अब ये दोनों यहाँ से वेसिकल्स के फॉर्म में, ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में
ये निकल के जाते हैं किसके, गोल्जी बॉडी के पास, और गोल्जी बॉडी क्या करती है, इनको स्टोर कर लेती है अंदर। बताया ना मैंने, इसका काम ही है क्या, स्टोर का। अभी पढ़ेंगे आगे, इसका काम है स्टोर का, यहाँ स्टोर करके रख लेगी। और जब स्टोर कर लेगी ये, तो क्या पता क्या करेगा, कुछ समय के लिए रखेगा इसको पैकिंग वैकिंग करके, फिर इन्हीं को वैक्यूल के फॉर्म में निकाल देगी ये अपनी इस बॉडी से। बात समझ में आ रही कि नहीं। यहाँ से देखो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसने भेजे आरईआर ने, और हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स भेजे किसने, एसईआर ने। ये देखो वेसिकल्स के फॉर्म में ये दोनों गए। यहाँ पे जैसे ये पहुंचे कहाँ पर, गोल्जी बॉडी के पास, ये इसको स्टोर कर लेगी कुछ समय के लिए। स्टोर करने के बाद ये देखो गोल्जी बॉडी का ऊपर सा सिर दिख रहा है गोल गोल, फिर इसमें से ये डिटैच हो जाते, अलग हो जाते, और यही बनते हैं वैक्यूल। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल कुछ नहीं है, गोल्जी बॉडी से पार्ट निकला है। गोल्जी बॉडी का जब पार्ट जो स्टोर जो रहता है, जब वो अलग हो जाता है तो वही वैक्यूल बन जाता है, वी से वैक्यूल। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वैक्यूल कुछ नहीं है, इसी से खाना बन के अलग होता है वो। आगे देखो, इधर आ जाओ। तो बताए ना, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड टू गोल्जी बॉडी। तो ये हमारे ईआर क्या करती हैं, हेल्प करते हैं, लिपिड और प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं गोल्जी बॉडी के पास। तो ये हो गया हमारा लार्ज नेटवर्क ऑफ द शीट एंड ट्यूब। ये बहुत बड़ा, देखो शीट एंड ट्यूब का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर बिल्कुल है। अगला, थ्री फॉर्म्स, इसमें तीन चीजें बनती है, क्या क्या, एक ट्यूबल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी। आप एक बार डायग्राम देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो, बट ये तीन पार्ट इसमें बनते हैं, किसमें, ईआर में। अभी स्लाइड में जगह नहीं थी तो मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाया। एक बार आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना आराम से, तो दिख जाएंगे वहां पे क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। तो इसके तीन पार्ट होते हैं गोल्जी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के, कौन कौन से, ट्यूबल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी। ओके, अगला देखो, इट अटैच वन साइड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अनदर साइड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देख लो, बिल्कुल देख लो, एक तो हमारा क्या रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच है, देखो है कि नहीं, और दूसरी साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, यहाँ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, वही पॉइंट लिखा है। अब देखो आरईआर, देखो आरईआर क्या करती है, सिंथेसाइज प्रोटीन, मतलब सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, ये प्रोटीन को बनाती है। दूसरा एसईआर, देखो एसईआर मैन्युफैक्चर लिपिड, मतलब वही बनाना, मैन्युफैक्चर लिपिड को करती है। दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट और है इसका, डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजनस एंड ड्रग। ये याद रखना, ये जो आरईआर होता है हमारा, एसईआर होता है, ये हमारा स्पेशली क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन और ड्रग को। अगर आपने ड्रग या पॉइजन ली उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, या आप लेते हो या कुछ भी, तो कोशिश करता है उसको डिटॉक्सिफाई करने की, तो ये पॉइजन से भी बचाता है हमें। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको। तो ये था पॉइंट हमारे किसकी, ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में। अब आ जाता है गोल्जी बॉडी, कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसी में ज्यादातर हो जाए हमारा। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी क्या कर रही थी, अभी देखो देखो, यहाँ से जो ये लिपिड और हमारे प्रोटीन के वैक्यूल्स जो थे, मॉलिक्यूल्स जो थे, वो निकल के जा रहे थे किसकी, गोल्जी बॉडी के पास, तो उसको पैकिंग कर रही थी। वही पॉइंट लिखे, ये क्या करती है, स्टोर करेगी, इट स्टोर द फूड, क्या देखो लिख लेना, इट स्टोर द फूड, इट मॉडिफाइड एंड पैकेज्ड प्रोटीन एंड लिपिड, या इन्हीं को फूड बोलेंगे। ठीक है, ये उनको क्या करेगी, पैकेज वैकेज कर लेगी, लिपिड को या प्रोटीन को पैकेज करने के बाद मॉडिफाई कर देगी, फिर क्या करेगी, अब वो कहते हो गोल्जी बॉडी के पास पहुंच जाएंगे तो वो जो लिपिड होगा क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, और जो प्रोटीन होगा तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन के नाम, उसी नाम पर रख गया है, उसका सिंथेसाइज कर देगी। अब सिंथेसाइज करने के बाद क्या होगा, वो डिटैच कर देती है किसके फॉर्म में, वैक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहता है। अब लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या है, अब लाइसोसोम तो पता ही होगा हमारा, वेस्ट, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्या करते हैं, अब डायग्राम देखना है, इट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल, लिख लेना, मैंने कॉम्प्लेक्स से सिंपल लिखा है, इट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट देखो, ये कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में तोड़ती है। तो देखो डाइजेस्ट, हमारे स्टमक का काम क्या है, सेम स्टमक के जैसी है, जैसे हमारे पेट में स्टमक है ना, जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में तोड़ देता है, सेम ये भी करता है। इट काइंड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ये हमारी बॉडी का एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। जब क्या, जैसे आपकी बॉडी का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या है, हमारा क्या, स्टमक। आगे प्रेजेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अब देखो वही चीज है, देखो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं, इसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो क्या करता है, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दूसरा फॉरेन मटेरियल, बैक्टीरिया, वायरस। अब याद, ये पॉइंट याद रखना, इसमें क्या करता है, अब ये फॉरेन मटेरियल का थोड़ा पॉइंट सुन लेना। क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में मान लो, आपके बॉडी में मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया, अब बैक्टीरिया वायरस जाते हुए आपके ब्लड के स्ट्रीम के थ्रू जाते हुए कहाँ पहुंच गया, आपकी सेल तक पहुंच गया, और जब सेल तक पहुंच गया तो वो कहाँ तक पहुंच गया, लाइसोसोम के पास तक पहुंच गया, वही उसी को फॉरेन मटेरियल बोला गया है, बैक्टीरिया वायरस। और जब बैक्टीरिया वायरस किसके, आपकी लाइसोसोम के पास पहुंच गया तो क्या करेगा, वो पूरा सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देगा, और क्या करेगा,
या सिस्टम बिगाड़ देगा तो इससे क्या होगा, पूरी जो लाइसोसोम प्रोसेस है बिगड़ जाएगी। और लाइसोसोम प्रोसेस जब बिगाड़ देगा तो क्या करेगा, लाइसोसोम का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ये कहाँ गया हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये पूरी सेल को खा जाता है। खाने के बाद जब पूरी सेल को बस्ट कर देगा, पूरी सेल ही खराब हो जाएगी। खराब जब हो जाएगी इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा गया है। तो इसलिए मैंने लिखा है, मैं अब देखो शॉर्ट में लिख दिया फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया वायरस, तो आप ऐसे लिख लेना, व्हेन द फॉरेन मटेरियल एंटर इनटू द सेल बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया वायरस, तो इट डाइजेस्ट देयर ओन सेल। आगे देखो, व्हेन द सेल गेट डैमेज, देखो जब सेल डैमेज हो जाएगी बैक्टीरिया वायरस से, लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम टूट सकती है, खराब हो सकती है, एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम अपनी पूरी सेल को क्या करेगा, खा जाएगा। फिर से सुन लो, जब फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया वायरस आपकी लाइसोसोम तक पहुंच गया, आपकी सेल तक पहुंच गया, तो क्या होगा वो, जब वो क्या होगा, अगर लाइसोसोम आपकी मान लो डैमेज हो गई किसके द्वारा, बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, तो वो फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, और एंजाइम जो था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपनी पूरी सेल को खा जाएगा। और जब अगर सेल को पूरी खा जाएगा, नष्ट कर देगा, तो उसको क्या, इसलिए सुसाइडल बैग कहा गया है। सुसाइड कर लेता है वो, यानी फॉरेन फॉरेन सॉरी फॉरेन बैक्टीरिया अगर आपकी लाइसोसोम में चले गए तो पता क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुसाइडल बैग कहलाएगा, क्योंकि खा जाएगा वो पूरा। ऐसे ही सेम वे में अगर हमारा स्टमक का एचसीएल अगर गिर जाए ना, स्टमक में अगर हमारी म्यूकस बॉल होती है वो हट जाए, तो पूरा आपका स्टमक भी खराब हो जाएगा। समझ में आई बात। लास्ट पॉइंट देख लो राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, तो ये समझ में आ गया ना लाइसोसोम। अब राइबोसोम देख लो। लाइसोसोम कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, याद रखना प्रोटीन की फैक्ट्री है, मैंने बताई थी, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में अगर बनता है सेल में कहीं पे, तो राइबोसोम के द्वारा। साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वही बात है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट है, ये जगह है। इट कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछिए तो हमारा राइबोसोम किससे बना है, आरएनए से और प्रोटीन से। नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं। देखो सेम पॉइंट बताया ना मैंने, ये एक पॉइंट है, तो उसमें क्या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं, उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं चढ़ी ऊपर, सिंगल है सेम। इट फाउंड बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, इंपॉर्टेंट चीज है ये, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। याद हो अगर आपको तो, मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक में कितने एस राइबोसोम, याद कर जल्दी, 70 एस राइबोसोम, और हमारे यूकैरियोटिक में जल्दी जल्दी 80 एस, ऑब्वियसली बात है। अब ये थोड़ा नोट देखो, नो नॉट फाउंड, यानी कि राइबोसोम नॉट फाउंड इन मैच्योर स्पर्म एंड मैच्योर मेमिलियन आरबीसी, मतलब अगर हमारी आरबीसी मैच्योर है और स्पर्म मैच्योर है, तो उनमें हमारा जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता। याद रखना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट सुन लो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड हैव देयर ओन सिस्टम डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये पॉइंट अभी लिख लो, अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में प्लास्टाइड, अभी 2 पॉइंट रह गए हमारे, ऑर्गेनेल्स रह गए समझने के लिए, बट फिलहाल लिख लो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड है, इनके पास खुद का सिस्टम होता है डीएनए राइबोसोम होने की वजह से। तो आई होप ये जो पॉइंट है आपको समझ में आ रहे होंगे, बट ये पॉइंट है नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्लियर होगा। तो पहले आपको इतना सारा जो मैंने बताया है ये अच्छे से नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। तो आपने वो स्लाइड नोट कर ली होगी, हम आ गए हैं फिर से नई स्लाइड पे, और थोड़ा सा पॉइंट्स और रह गए इसमें। 2 ऑर्गेनेल्स रह गए थे जैसे कि मैंने बताया था, एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक हमारा प्लास्टाइड, तो इसमें हम कवर अप करेंगे। ठीक है, देखो जल्दी से नाउ, अच्छे से वो लिखने के बाद अब इसको देख लो अच्छे से। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा, इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है इसके पीछे, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखो पिछली बार लिखा था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड दोनों को क्या बोलते हैं, हैव देयर ओन सिस्टम। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टाइड में दोनों डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं, इसलिए इनको क्या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहा गया है। देखो डीएनए का अभी डायग्राम बताऊंगा, समझाऊंगा, सुनते जाओ। इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन पता है ना, तो आप लोगों ने बचपन पढ़ी होगी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ किसमें ली जाती है, ऑक्सीजन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें क्या, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ली जाती है। तो ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। दूसरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पावर हाउस क्यों कहलाता है, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है, क्या एटीपी, एटीपी बनाता है। सिंथेसाइज, ये लिखा देखो, इट इज सिंथेसाइज द एटीपी, सो इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये एटीपी बनाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, लिख लेना इसका फुल फॉर्म। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनो, तो ये पॉइंट लिख लेना इसका। देखो इसको क्या पावर हाउस कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन बोलते हैं, और
इसको सिंथेसाइज करती है एटीपी, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आती है, ऑब्वियसली बात है यहाँ से आती है। बात याद रखना अच्छे से। इट इज डबल मेम्ब्रेन। आप देखो थोड़ा डायग्राम, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये तो है पहली मेम्ब्रेन, इसको बोला गया है बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है ना, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनर एंड आउटर दो मेम्ब्रेन होती है। अब इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले जो ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट बनाए, ये इसको राइबोसोम, 70s राइबोसोम पाया जाता है इसमें। अब देखो राइबोसोम है तो यानी कि ये प्रोटीन बनाएगा, ऑब्वियसली बात है। जब प्रोटीन बनाएगा तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। और दूसरी पॉइंट है, यहाँ पे डीएनए भी पाया जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो डीएनए भी, अब जब डीएनए, जिस चीज में डीएनए हो और हमारा क्या राइबोसोम हो, तो वो अकेला अगर सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बोला गया है, क्योंकि अकेला अगर इसको सेल से ही बाहर निकालें हम तो लिटिल बिट थोड़ा सर्वाइव कर सकता है ये। ठीक है, इसलिए। और इसमें क्या है, मैट्रिक्स। अब देखना, इसके कंटेंट का साइटोप्लाज्म नहीं बोलते हैं, इसके अंदर जो डॉट डॉट लिपिड भरा जाता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स थोड़े याद रखना, इस डायग्राम को अच्छे से बना लेना। बात समझ में आई? सेम वे में अगर मैं डायग्राम, अगर इसमें हमारे प्लास्टाइड का बनाऊं तो प्लास्टाइड का डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा, क्योंकि उसमें भी ऐसी डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर देखो थोड़ा सा बनाऊं आप लोगों के लिए, मार्कर मेरा, ठीक है, ये देखो, ये मान लो ये तो हो गया हमारा इसका पॉइंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। प्लास्टाइड देखो, हैकल हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी। अब थोड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, जरूरी है क्योंकि आगे आपको फायदा देगा। डबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन तो ये बना दी, एक इसके ऊपर होती है ऐसे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पे याद रखना, प्लास्टाइड का यहाँ पे ऐसे करके थाइलाकॉइड पाए जाते हैं, ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं, बट मेरे पास ग्रीन मार्कर नहीं है तो ब्लू बना लेना आप। ऐसे करके थाइलाकॉइड पाए जाते हैं, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, किससे? लैमिला से। ऐसे लैमिला से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये जो हमारा है ये क्या है, मेम्ब्रेन है। अब इनर आउटर आप लिख लेना, डबल मेम्ब्रेन है। और इसको क्या बोला गया है, एक जो कंपार्टमेंट है इसको याद रखना है, इसको बोला गया है क्या, हमारा ग्रेना। ग्रेना, ठीक है। और एक ग्रेना में बहुत सारे थाइलाकॉइड होते हैं, अभी इतना याद रखना आप, ग्रेना बोला गया है। ये जो एक ग्रेना से दूसरा ग्रेना जो कनेक्ट है ना, इसको बोलते हैं क्या, लैमिला। ये इधर मैं लिख दे रहा हूँ, लैमिला। ठीक है, लैमिला लिख लेना। तो ऐसे करके इसमें भी ये मैट्रिक्स भरा रहता है हमारा, इसको ठीक है याद रख लेना। तो ये करके हमारा इसका डायग्राम है, डबल स्ट्रक्चर है। और यहीं पे याद रखना, यहीं पे हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है, इस ग्रेना के अंदर। ग्रेना में ही क्लोरोफिल होता है, और जब क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। यहाँ याद रखना, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, ग्रेना में ही क्या हमारा CL बना दे रहा हूँ, क्लोरोफिल होता है, जिससे हमारा PH यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती रहती है। तो अच्छे से याद रखना, अगर हमारी प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट ना होता या प्लास्टाइड ना होता तो आपको क्या होता, ग्रेना ना होता। ग्रेना ना होता तो क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होती। क्लोरोफिल नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अच्छे से याद रख लेना पॉइंट। ठीक है, चलो प्लास्टाइड देखो, ल्यूको, ये होती है दो टाइप की, एक तो ल्यूकोप्लास्ट, एक हमारा क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टाइड है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब याद सुन लेना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, अच्छे सुन लो। मैंने बताया जो हमारा प्लास्टाइड है, जो प्लास्टाइड है, प्लास्टाइड हमारा क्या है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता। और जब कलरलेस है तो ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा नहीं, नहीं करेगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, लेकिन ये स्टोर करता है फूड का, किस किसका, स्टार्च का, ऑयल का, फैट का, इन चीजों का स्टोर करता है। और जब स्टार्च का स्टोर करिए, व्हेन इट स्टोर द स्टार्च देन इट्स कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट। अच्छे से सुनते जाना, व्हेन इट इज स्टोर द प्रोटीन इट इज कॉल्ड एल्यूरोप्लास्ट, व्हेन इट इज स्टोर द ऑयल एंड फैट इट इज कॉल्ड एलायोप्लास्ट। फिर से सुन लो, ल्यूकोप्लास्ट जो है इसको कलरलेस, इट इज कॉल्ड द कलरलेस प्लास्टाइड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी कलर। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो हमारा होता है वो क्या, ग्रीन कलर की पत्तियां क्यों दिखाई देती है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल किसमें है हमारा, प्लास्टाइड में, यानी स्पेशली क्लोरोप्लास्ट में। तो इसलिए इसको बोला गया कलरलेस, इसको कलरफुल बोला गया, इसको कलरलेस बोला गया। तो याद रखना, बट ये स्टोरेज का काम करता है, स्पेशली स्टोर का। स्टार्च करेगा तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन करेगा एल्यूरोप्लास्ट, फैट करेगा तो एलायोप्लास्ट। अब आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको किचन ऑफ द सेल कहा गया, क्यों, क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसी पे तो आएगी। देखो अगर मैं बनाऊं डायग्राम, तो एक मान लो ये हमारी लीव्स है, पत्ती है, ये लीव्स है मानो। लीव्स का, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, छेद होते हैं छोटे छोटे,
इसमें ही जो लीफ स्पोर्स होते हैं, स्टोमेटा वगैरह होते हैं। तो ठीक है, ग्रेना स्टोर इसमें पाया जाता है, तो इसकी वजह से ये आपका क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाती है, ग्रीन कलर की पत्तियां दिखती हैं इसी क्लोरोफिल की वजह से। अब देखो ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, बिल्कुल है, एक दो है इसमें। सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला गया है, इसमें भी मैंने बताया था, याद रखना, इसमें भी हमारा डीएनए वगैरह पाया जाता है, इसमें भी डीएनए लिख लेना, डीएनए। और राइबोसोम भी पाए जाते हैं, लोग मोटे मोटे राइबोसोम भी बनाए दे रहा हूँ, वो तो बनाई नहीं थी मैंने, अब लिख लो राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम है, और इसलिए इसको क्या है, सेमी ऑटोनॉमस बोला गया है। ड्यू टू इट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब सही बात है, देखो जब इसमें क्या है, हमारा क्लोरोफिल पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट में, तो इसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल। अब पता है ना, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, एक पिगमेंट, कलर, रंग बोलते हैं जिसको, जो हमारा क्या है, क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर का है, इसकी वजह से हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी बातें, ये दोनों डायग्राम बना लेना, इंपॉर्टेंट है सबसे अहम। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके साथ हमारा वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्यों क्यों जरूरी है, तो याद रखना, डिवीजन ऑफ सेल इनटू द न्यू सेल। डिवीजन क्यों होती है, सेल का डिवाइड होना, एक सेल का नई सेल में बनना, वही हमारी डिवीजन ऑफ सेल कहलाती है। रीजन क्या है फॉर डिवीजन, व्हाट इज द रीजन, पहला जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर सेल डिवाइड नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे होगी हमारी, मान लो हम हैं, बच्चे होते हैं तो हमारी सेल डिवाइड होती है, जब तो हम बड़े होते हैं, अगर डिवाइड नहीं होगा तो हम कैसे बड़े होंगे। दूसरा रिप्लेस ओल्ड, और दूसरी बात, जो ओल्ड जो होती हैं, वो जो डेथ और इंजर्ड सेल होती हैं, उनको भी रिप्लेस करती है। नई सेल बनने का पर्पस ये होता है कि हमारी जो ओल्ड पुरानी सेल हो जाती है, वो जब डेथ हो जाती है तो नई उसकी जगह बनती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, भी नहीं जाने कितनी सारी मेरी सेल्स मर रही होंगी, बट उसकी जगह मेरी कई सारी सेल भी न्यू क्रिएट होंगी। ठीक है, तो याद रखना जरूरी क्यों है उसका नई सेल का बनना, क्योंकि ओल्ड मरती हैं और नई बनती है। फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन भी होता है, तो ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में बताऊंगा गैमेट क्या होते हैं हमारे, जैसे स्पर्म और ओवा, एग का बनना, वो गैमेट फॉर्मेशन कहलाती है। अब ये दो टाइप्स की होती है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। इसकी डेफिनेशन लिख लेना। माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल से दो सेल में बनना, बट नंबर ऑफ जो गैमेट्स क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड ही रहना। जैसे अ सेल डिवीजन इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे इसमें 2n क्रोमोसोम है, तो डबल 2n, दो क्रोमोसोम है मान लो, तो इसमें भी दो रहेंगे, ये टूटेगी जरूर दो में, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो ही दो रहेंगे, टू के टू। देखा ना, अ सेल डिवीजन इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, यानी डिप्लॉइड ही रहेगी। अब मियोसिस का क्या रहता है, इसका 1 से 4 में टूटेगी, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। A cell division reduces half chromosome। सेल डिवीजन ऐसी है ये जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, एंड फॉर्म 4 डॉटर सेल, और 4 डॉटर सेल बनाएंगे। जैसे मान लो ये 2n है, डिप्लॉयड है, ये 4 बनाएगा n n n n, जैसे कि स्पर्म हमारा। तो इसके साथ ही जो मैंने बताया टाइप ऑफ मियोसिस, माइटोसिस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब करना क्या है आपको, ये अच्छे से लिख लेना, इसको रिवाइज करना, नोट क्लियर एंड क्लिस्टर बनाना। और मैंने ज़्यादा मालूम है इसमें कोशिश किया है, पूरा स्लाइड है फिनिश करने के लिए। तो फिलहाल हमारा जो सेल टॉपिक है इसके साथ फिनिश होता है, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने ये पढ़ाया है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथी।